गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो मेरा शैक्षिक वीडियो है वह विद्यालय के भौतिक संसाधनों के प्रबंधन के विषय में है। अब प्रश्न उठता है कि विद्यालय के भौतिक संसाधन कौन से हैं। तो भौतिक संसाधनों में मुख्य रूप से विद्यालय का भवन, छात्रावास, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, फर्नीचर इत्यादि ये सभी अन्य शैक्षिक उपकरण ये भौतिक संसाधन कहे जाएंगे। इनका अगर समुचित हम प्रबंधन करेंगे तो ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाते हुए शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होंगे। अब जो भौतिक संसाधन है उसमें अगर हम पहला नाम लें तो वो विद्यालय भवन है। तो विद्यालय के संबंध में एक हमारी अवधारणा यह है, जो प्राचीन अवधारणा थी, जैसे गुरुकुल हुआ करते थे जो प्रकृति की सुरम्य गोद में होते थे। आज विकास तथा नगरीकरण के कारण यह संभव नहीं है, लेकिन जो विद्यालय का स्थान है वह आवासीय क्षेत्र से दूर होना चाहिए। वास्तव में विद्यालय किसी भी संस्था के आदर्श की अभिव्यक्ति होते हैं। संस्था के निश्चित रूप से कुछ आदर्श होते हैं। संस्था उन्हीं आदर्शों को लेकर के चलती है तथा उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करती है। विद्यालय इस ढंग से हों कि वे आकर्षक एवं सुंदर हों, क्योंकि विद्यार्थियों का घर के बाद अधिकांश समय विद्यालय में बीतता है और देखने में यह आया है कि बच्चे जो विद्यालय में उनकी नियमितता कम है, विद्यालय आने से कतराते हैं। तो एक इसका कारण ये भी है कि विद्यालय बहुत आकर्षक नहीं होना, विद्यालय का जो वातावरण है बहुत शुष्क होना, उबाऊ होना। वास्तव में जो आधुनिक जो अवधारणा है शिक्षा की, उसमें विद्यालय को बच्चे के दूसरे घर के रूप में माना गया है। तो विद्यालय जब वे आएँ तो उन्हें अपना दूसरा घर ही लगे। इस दृष्टि को देखते हुए विद्यालय का जो आकर्षक होना जरूरी है, तथा जिससे कि विद्यार्थियों में अपने विद्यालय के प्रति सहज ही लगाव तथा उनके प्रति वे गौरव का भाव अपने अंदर व्यक्त कर सकें तथा विद्यालय के संसर्ग में रहने के लिए स्वतः प्रेरित हो सकें। अब यह प्रश्न उठ सकता है कि वास्तव में विद्यालय जो है भवन उसका वो कितना बड़ा होना चाहिए। इस संदर्भ में बहुत से विचार हैं। हम यहाँ पर मुख्य रूप से अमेरिकन नेशनल काउंसिल के विचारों को कहना चाहेंगे कि उन्होंने 1000 विद्यार्थियों के लिए विद्यालय भवन का जो निर्मित क्षेत्र है तथा अन्य खेल कूद के मैदान होने चाहिए, अन्य विद्यालय के जो भौतिक संसाधन हैं वे 1000 की संख्या पे उन्होंने 20 एकड़ कहा है तथा 50 छात्रों के लिए उन्होंने 1 एकड़ भूमि का होना आवश्यक बताया है। भारत में इसी तरह से इस संदर्भ में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, जिसे हम कैब के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने इस संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करते हुए छात्रों की संख्या के आधार पर ही भवन के क्षेत्र तथा खेल के क्षेत्र का निर्धारण किया है, जो इस प्रकार है। 160 विद्यार्थियों की संख्या पर भवन का जो क्षेत्र होगा 2/3 एकड़ होगा तथा खेल का क्षेत्र 2 से 3 एकड़ हो सकता है। 320 विद्यार्थियों की संख्या पर भवन का जो क्षेत्र है वह 1 एकड़ होगा तथा खेल का क्षेत्र 4 से 5 एकड़ होगा। इसी प्रकार यदि विद्यार्थियों की संख्या 480 है तो भवन का जो क्षेत्र होगा वह 1 से 1/3 एकड़ तथा खेल का जो क्षेत्र होगा 6 से 7 एकड़ होगा। यह तो एक आदर्श स्थिति है, जो मानक है, जो बताया गया है। लेकिन वास्तव में शिक्षा के जो आबादी और जनसंख्या के कारण इसमें कुछ संशोधन भी हो सकता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि विद्यालय का जो भवन है वह आकर्षक तथा सुंदर होना चाहिए तथा बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित होना
आकर्षित करने वाला होना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि विद्यालय का अगर क्षेत्र हमने देख लिया, लेकिन विद्यालय किस तरह से होना चाहिए। वास्तव में विद्यालय भवन के निर्माण की दो प्रणालियां हैं, एक बंद प्रणाली, दूसरी खुली प्रणाली। खुली प्रणाली में जो विद्यालय के आकार की जो कल्पना की गई है वह एस प्रकार की, ई प्रकार की, आई प्रकार की, एच प्रकार की, टी प्रकार की, एल प्रकार की तथा वाई प्रकार की गई है। इनमें भी, इन खुले प्रकार में भी सबसे जो व्यवहारिक प्रकार जो वर्तमान में माना गया है वह ई प्रकार का माना गया है। अब विद्यालय भवन में जो विद्यालय भवन के बहुत से भाग कह सकते हैं हम, इसके मुख्य भाग विद्यालय भवन से संबंधित जो अन्य भाग होते हैं उसमें हम पहला नाम अगर लेना चाहें तो विद्यालय परिवार के मुखिया का यानी प्रधानाध्यापक का कक्ष होगा। यह ऐसे स्थान पर होना चाहिए कि विद्यालय की सभी गतिविधियां पर नियंत्रण किया जा सके तथा यहाँ से विद्यालय, संपूर्ण विद्यालय के परिसर का अवलोकन सहजता से हो सके। यह सामान्यतः विद्यालय के प्रवेश द्वार के समीप ही बनाया जाना चाहिए। प्रधानाध्यापक का जो कक्ष है वह इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें विश्राम के लिए स्थान, शौचालय तथा स्नान के लिए भी व्यवस्थाएं की जा सकें तथा कभी कभी जो शिक्षकों की जो छोटी छोटी बैठकें होती हैं वह भी इसमें की जा सकें। दूसरा जो महत्वपूर्ण विद्यालय भवन से संबंधित जो भाग है वह विद्यालय का कार्यालय कक्ष है। विद्यालय का कार्यालय कक्ष सामान्यतः प्रधानाध्यापक कक्ष के समीप ही होता है, लेकिन यह भी बड़ा होना चाहिए जिससे कि विद्यालय में कार्य करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनके बैठने के लिए उनके मेज, कुर्सी तथा उनकी अलमारियां पर्याप्त ढंग से, उचित ढंग से रखी जा सके तथा उन्हें कार्य करने के लिए स्थान मिले तथा जिससे कि वे जल्दी थके नहीं, उनका भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही विद्यालय में एक आगंतुक कक्ष भी, जिसे विजिटर रूम के नाम से आप कह सकते हैं, होना चाहिए कि जिसमें विद्यालय में आने वाले जो भी आगंतुक हैं, बाहरी लोग हैं, वे आएँ तो उनके लिए भी एक कक्षा हो। इसके अतिरिक्त कक्षा छात्रों के अध्ययन की जो कक्षाएं हैं वह महत्वपूर्ण हैं। ये विद्यालय की एक ऐसी मतलब कक्ष हैं जो जिन्हें पर्याप्त रूप से बड़ा होना चाहिए। सामान्यतः हम जैसा कि समय समय पर विद्यार्थियों का अनुपात जो है, कक्षा के अनुपात जो है बदलता रहता है शिक्षक अनुपात के रूप में, तो हम अगर शिक्षक छात्र अनुपात के रूप में इनको देखें तो एक कमरे जहाँ पे 40 विद्यार्थी ही बैठ सकें, उनके बैठने के लिए पर्याप्त जगह हो। यह कमरे जो है आयताकार होने चाहिए। सामान्यतः इनकी जो लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए वो 22x23 या 22x25 का भी हो तो यह बेहतर होगा। इनकी ऊंचाई भी पर्याप्त होनी चाहिए जिससे कि गर्मी तथा सर्दी के दिनों में इसमें कार्य बैठने में बच्चों को थकान न महसूस हो। साथ ही इनके कक्ष के जो कमरे खिड़कियां हों तथा दरवाजे हों वे भी पर्याप्त आकार में हों और इस ढंग से हों कि उनसे जो है रोशनी, प्रकाश तथा वायु जो है ठीक ढंग से कक्षा में प्रवेश कर सके। इस संबंध में हम रायबर्न का कथन का उल्लेख कर सकते हैं कि मुख्य प्रकाश विद्यार्थियों के बाईं ओर से आना चाहिए जिससे कि उनके किए जा रहे कार्यों पर परछाई न पड़े। यदि प्रकाश पीछे से आएगा तो उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों पर परछाई पड़ती है, इससे व्यवधान उत्पन्न होगा। यदि प्रकाश आगे से आएगा तो उनकी आंखें चुंधी आने लगती हैं
और यदि प्रकाश दाईं ओर से आएगा तो किए जाने वाले कार्य पर उसका प्रतिबिंब पड़ेगा। इसलिए कक्षा कक्ष के में प्रकाश के जो प्रवेश की जो व्यवस्था हो वह उचित हो। खिड़कियां, दरवाजे, रोशनदान उपयुक्त आकार के लगाए जाने चाहिए। कक्षा कक्ष के जो फर्नीचर हों वो आरामदायक हों, जिससे कि विद्यार्थियों को देर तक बैठने में कोई असुविधा न हो तथा जिससे कि वे शिक्षण के दौरान अपने ध्यान को एकाग्र कर सकें तथा शिक्षण प्रक्रिया में भी केंद्रित रह सकें। इसके लिए जो फर्नीचर है वे बैठने के लिए जैसे कुर्सियां हैं वे छात्रों की आयु के अनुसार होनी चाहिए। छोटा बच्चा है, अगर कुर्सी ऊंची होगी तो उसका पैर ज़मीन तक नहीं पहुंच पाएगा, जिससे वह हवा में लटकेगा तो उससे उसको परेशानी होगी। और बैठने में भी पीठ के साइड में उसको कुछ सपोर्ट होना चाहिए, जिससे कि उसकी कमर और पीठ जो है बहुत जल्दी नहीं थकें तथा थकें तो उसको कुछ आराम मिल जाए। इससे वह क्लास में काफ़ी समय तक केंद्रित रहेगा तथा शिक्षक के बातों के प्रति वह ज़्यादा एकाग्र रहेगा। लिखने के लिए जो डेस्क है फर्नीचर के अंतर्गत उसका ढाल भी पर्याप्त मतलब उचित होना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए, जिससे कि उसका झुकाव जो लिखते समय बहुत देर तक झुकाव ज़्यादा न हो, नहीं तो शरीर की जो रीढ़ की हड्डी है उस पर दबाव पड़ेगा तथा इससे विभिन्न शारीरिक विकार भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो फर्नीचर कक्षा में फर्नीचर आरामदायक होने चाहिए तथा छात्रों की आय के हिसाब से उनका बनाया जाना चाहिए। कक्ष वास्तव में विद्यालय शिक्षण में इसका उपयोग कक्षा की दीवारों का प्रयोग जो है हम चाहें तो शैक्षिक अधिगम के एक साधन के रूप में कर सकते हैं। जैसे विभिन्न विषयों की जो प्रमुख अंश हैं उसे हम विद्यालय की दीवारों पर आकर्षक ढंग से उकेर सकते हैं। जैसे हम भाषा की बात करें, हिंदी और अंग्रेजी के वर्णमाला को अच्छे ढंग से दीवारों पर उकेर दें या लिख दें तो बच्चे उसके प्रति आकर्षित होंगे। जिस शब्द को सुनेंगे शिक्षक के मुंह से उस चीज़ को वो प्रत्यक्षतः दीवारों पर भी देखेंगे, तो इससे उनके प्रति जो है संप्रत्यय स्पष्ट होगा तथा अस्थायी होगा। इसी प्रकार गणित की अगर हम बात करें तो गणित में जो है गिनती का जो संप्रत्यय है, पढ़ा है या फिर ज्यामिति आकृतियां हैं, उनको भी दीवारों पर आकर्षक ढंग से बनाया जा सकता है, जिससे कि छात्र उन शाब्दिक बातों को मूर्त रूप से भी अपने कक्षा में देख पाएंगे तथा इससे उनका जो अधिगम होगा वो सहज होगा, सरल होगा तथा अस्थायी होगा। इसी प्रकार से विज्ञान के भी विषय के भी प्रमुख बातों को हम सभी तो नहीं लेकिन प्रमुख उपकरणों को जो छात्र के लिए बताना जरूरी हो या फिर प्रमुख वैज्ञानिक के चित्र के साथ उनके प्रमुख आविष्कारों को दर्शा सकते हैं। इससे बच्चे जो है विज्ञान शिक्षण के प्रति अधिगम के प्रति सहज ही आकर्षित होंगे। इसी प्रकार से पर्यावरण व सामाजिक अध्ययन के प्रमुख अंशों को कक्षा की दीवारों पर आकर्षक ढंग से उकेरा जा सकता है, जिससे कि छात्र जो है उनको अपने प्रत्यक्ष सामने देख सकें तथा उनसे वो अपने को जुड़ाव महसूस कर सकें। इसके अतिरिक्त विद्यालय भवन या फिर कक्षा की दीवारों का हम सामाजिक संदर्भ में भी, राष्ट्रीय संदर्भ में भी उसका उपयोग कर सकते हैं। जब हम किसी राष्ट्रीय चेतना की बात कर सकते हैं करनी हो या फिर सामाजिक किसी बुराइयों के खिलाफ लड़ाई की बात करनी हो या फिर अगर हम आज के संदर्भ में इसका उदाहरण दें तो आज अभी कोविड-19 के प्रति जो हमारी लड़ाई चल रही है, इसके प्रति जो जागरूकता होनी चाहिए, इसके जागरूकता के जो प्रमुख बिंदु हैं, उन बिंदुओं को मोटे मोटे अक्षरों में आकर्षक ढंग से अगर हम दीवारों पर लिखें तो निश्चय ही छात्र उनको रोज देखेगा और रोज उनके बारे में कुछ न कुछ समझेगा। तो इससे एक हम सामाजिक तथा राष्ट्रीय संदेश को
तथा को भी हम छात्रों के बीच में दे पाएंगे। इस तरह से कक्षागत दीवारों का, फिर विद्यालय के दीवारों का भी हम उपयोग शैक्षिक तथा सामाजिक तथा राष्ट्रीय संदर्भ में कर पाएंगे और इससे जो है हमारा एक बड़ा उद्देश्य पूरा होगा।